बेटा देखो, नमस्ते। आपका ये लेक्चर नंबर 78 टॉपिक आपको वही सॉल्यूशन चल रहा है। पिछले आप लोगों ने बेटा क्वथनांक में उन्नयन देखा था और क्वथनांक में उन्नयन, फिर उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन और उसके अणुभार में मतलब विलेय के अणुभार में संबंध बताया था और आपने एक समीकरण भी निकाली थी। फिर उसके बाद आप लोगों ने अगला जो तीसरा है, आपने पहला क्या गुणधर्म किया था, जो हा आप लोगों का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा था आप लोगों का क्वथनांक में उन्नयन और तीसरा है बेटा आप लोगों का हिमांक में अवनमन। पहली बात। फिर उसके बाद सबसे पहली बात है कि आप लोगों जैसे आप लोग क्वथनांक में उन्नयन जब बताया था, मैंने एक बात ये बताई थी कि क्वथनांक कहते हैं किसे, सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं किसी भी द्रव का उबलने का जो बिंदु होता है, जो ताप होता है, उसको उस द्रव का क्वथनांक बोला जाता है। अब सामान्य सी कंडीशन तो ये होती है। दूसरे तरह से हम ये बोल सकते हैं जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसको उस द्रव का क्वथनांक बोलेंगे। ठीक है, जैसे जल का वाष्प दाब 373 केल्विन ताप पर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वो उबलने लग जाता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो बेटा वो क्या कहलाएगा, उसका क्वथनांक। अब है परिभाषा, सबसे पहली बात है हिमांक किसे कहते हैं। क्या बोलोगे? हिमांक। हिमांक का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक का मतलब कोई भी पदार्थ, कोई भी जो द्रव है जिस बिंदु पर जम जाता है, द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको हिमांक बोलेंगे। जैसे जल की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस और इससे नीचे जब टेम्परेचर आएगा तो जम जाएगा, तो वो हिमांक में। तो मैंने कहने का मतलब जब परिभाषा के रूप में बोल सकते जब किसी द्रव की ठोस अवस्था का वाष्प दाब जब किसी द्रव की ठोस अवस्था का वाष्प दाब उसकी द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उसे उस द्रव का हिमांक कहते हैं। तो उसे उस द्रव का क्या बोलोगे? हिमांक। जब किसी द्रव की ठोस अवस्था का वाष्प दाब उसकी द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, मतलब जो ठोस अवस्था, कहने का मतलब ये वायुमंडलीय दाब पर ये क्या बेटा, ठोस अवस्था में, तो जब ये इसकी द्रव अवस्था का वाष्प दाब इसकी जो ठोस अवस्था है उस दाब के बराबर होगा तो ही उसको क्या बोलोगे, उस द्रव का हिमांक कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि अपन जानते हैं कि बेटा एक तो विलायक है, विलायक, और दूसरा है बेटा विलेय। ठीक। अब विलेय की बात करें तो विलेय के अंदर आप लोगों ने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला रहे हो, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, और ये विलायक क्या चीज़ है? ये विलायक बेटा वाष्पशील है। जब कहने का मतलब है कि किसी वाष्पशील विलायक के अंदर अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो इसके वाष्प दाब में क्या होती है बेटा? कमी। जब वाष्प दाब में कमी होगी तो इस वाष्प दाब में क्या होगी बेटा? कमी। जब वाष्प दाब में कमी होगी तो अपन जानते हैं कि विलायक की तुलना में विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम। जब वाष्प दाब कम हुआ तो इसके हिमांक में क्या हो गई बेटा? कमी हो गई, और कमी हो गई तो इसी को बोलोगे बेटा आप लोग हिमांक में अवनमन। कहने का मतलब है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है।
कमी हो जाती है जिसके कारण विलायक की तुलना में विलयन का हिमांक कम होता है। इसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है बेटा, कहने का वापस सुन लो। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिससे विलायक की तुलना में विलयन का हिमांक कम हो जाता है। ठीक है बेटा, वाष्प दाब कम होगा तो कम हो जाता है। इसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो मतलब है कि सबसे पहली बात, जब किसी द्रव की ठोस अवस्था का वाष्प दाब उसकी द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उसे क्या बोलोगे बेटा? द्रव का हिमांक बोलोगे। हिमांक का मतलब ध्यान लेने का कि उस द्रव की ठोस अवस्था का वाष्प दाब उस के वाष्प दाब के बराबर होगा। तो ठीक है बेटा, ये कंडीशन है। माना, क्या लिखोगे बेटा? माना हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ, टी का मतलब टेम्परेचर, एफ का मतलब फ्रीजिंग, और डेल्टा पर हम जानते हैं कि अंतिम माइनस प्रारंभिक। माना हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ को वह शुद्ध विलायक का हिमांक टी एफ 0 और विलयन का हिमांक टी एफ है तो हिमांक में अवनमन है तो हिमांक में अवनमन बराबर, अर्थात डेल्टा टी एफ बराबर। अब देखो सुनो, विलायक का जो हिमांक होगा विलयन की तुलना में कम होगा और विलयन का क्या होगा? अधिक होगा। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ रही होगी बात बेटा कि हिमांक में अवनमन, मैं आपको वापस बता रहा हूं इसको। हाँ बेटा देखो, तो बेटा हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर TF0 माइनस TF, इसको बोलोगे बेटा आप लोग हिमांक में अवनमन। और हिमांक में अवनमन की बात करने के बाद आप लोग अच्छी तरह से ये तो सब कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों के। हिमांक में अवनमन, हिमांक की परिभाषा, और ये परिभाषा के बाद आपकी बुक्स के अंदर भी सही ढंग से दिया हुआ है, और यहाँ पर डेल्टा TF। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो डेल्टा TF होता है, डेल्टा TF जो होगा वो समानुपाती किसके होगा बेटा? डेल्टा P के। डेल्टा P क्या चीज़ है? डेल्टा P बराबर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बेटा, अपन जानते डेल्टा P जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय की मोल भिन्न के भी क्या होते हैं बेटा? समानुपाती। अपन यह कह सकते हैं, या डेल्टा TF बराबर समानुपाती XB। सही है बात? क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं डेल्टा P समानुपाती, या हम कह सकते हैं XB के बराबर होता है कि नहीं होता बेटा? है, जो आप लोगों ने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन देखा था। अब डेल्टा TF बराबर के क्या है? समानुपाती स्थिरांक है, और डॉट क्या कर दिया बेटा? XB कर दिया। अपन अच्छी तरह से जानते हैं XB बराबर क्या चीज़ होता है बेटा? XB बराबर NB NA और प्लस हो गया बेटा NB है। अपन जानते हैं सबसे पहले कि
तनु विलयनों के लिए यदि अपन गिनेंगे भाई तनु कहने का डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के, ठीक है। अब के की बात है डॉट, के डॉट एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ लिखेंगे हम तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए एन बी का मान बहुत 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 कम है एन ए से, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो अंश है ये हर है, हर में अपन बी की जो वैल्यू है उसको क्या कर सकते हैं बेटा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हटाया तो ये काम तो हो गया। हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर क्या कहा, डेल्टा टी एफ 0 माइनस टी एफ। तो ये आप लोग करोगे तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या आएगा बेटा, डेल्टा टी एफ बराबर के डॉट क्या करोगे, एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए। अपन जानते हैं कि बेटा डेल्टा टी एफ बराबर के। अब एन बी क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन क्या आएगा बेटा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। या हम कह सकते हैं डेल्टा टी एफ बराबर के क्या आएगा, यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया बेटा, ये डब्ल्यू बी तो ये एम ए, तो आप हो जाएगा बेटा डब्ल्यू बी इंटू क्या कर दिया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। सही बात है। तो ये वाली कंडीशन आपकी समझ में आ गया होगा। अब डेल्टा टी, इसके बाद अपन बोलते हैं डेल्टा टी एफ बराबर एक, देखो यहाँ पर जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो की वही आ गई, तो के डॉट एम छोटा एम, ठीक है बेटा, एम और उसके बाद कैपिटल एम ए। ये बात देखो समझ में आ गई होगी आपके, विलय का भार बटा विलय का अणुभार बटा विलायक का भार यदि किलोग्राम में दिया हुआ है तो उसको मोललता बोलोगे। बच रहा है ऊपर क्या रहा है, फिर एम ए बच रहा है। तो आप लोगों को बताया था कि बेटा के डॉट एम ए को एक नया स्थिरांक बोलोगे और एक जो नया स्थिरांक होगा जिसको के एफ बोला जाता है। ये कंडीशन आ गई। फिर मैं यहाँ से ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा टी एफ समानुपाती किसे होगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है, बराबर होगा। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या आएगा, समानुपाती बराबर नहीं बेटा, समानुपाती एक्स बी। अब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक नया स्थिरांक के लगाओगे, तो डेल्टा टी एफ बराबर के डॉट एक्स बी और डेल्टा टी एफ बराबर के, तो एन बी इनका मान रखोगे तो हर में एन बी जो है विलय के मोल है, उसका जो मान है विलायक की तुलना में बहुत बहुत कम है बेटा, है। तो तनु विलयनों के लिए एन बी का मान बहुत बहुत कम होगा एन ए से, तो हर में एन बी को खत्म कर देना। और अपन जानते हैं एन बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन ए बराबर होगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, अर्थात विलय का भार मतलब विलायक का भार बटा, फिर आपको समझ में आ गया होगा पूरा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बटा डब्ल्यू ए। यदि किलोग्राम में है तो उसको मोललता बोलोगे। और डेल्टा टी एफ बराबर के डॉट एम ए करूँगा। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया। ये वाला भी हटा देते हैं, ये वाला भी। फिर आपकी समीकरण आई तो अपन ये कह सकते हैं कि डेल्टा टी एफ बराबर के डॉट एम और कैपिटल एम ए। अपन जानते अच्छी तरह से के डॉट एम ए का एक नया स्थिरांक है जिसको के एफ बोलोगे, हिमांक का मोलल स्थिरांक। क्या बोलोगे इसको, मोलल अवलंबन स्थिरांक। के एफ बराबर हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको के एफ, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ डॉट एम, इसको अपन समीकरण नंबर 1 डालना क्योंकि काम आने वाली है ये समीकरण, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर m बराबर यदि 1 हो तो अर्थात हम कह सकते हैं
कि 1 किलोग्राम है, विलायक का आयतन कितना है, 1 किलोग्राम है, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर होगा बेटा के एफ। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं इसको मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ है, और इसकी आप लोग डेफिनेशन फिर लिखोगे। अगला पॉइंट इसके अंदर क्या डालना है आपको, हिमांक में अवनमन तथा विलेय के अणुभार में संबंध। ठीक है बेटा, तो यहाँ से वापस बोलते हैं तो अगला पॉइंट डालोगे, स्टार डाल के ग्राफ आपकी किताब में जो दिया हुआ है उसको आप लोग बना लेना, बिल्कुल सरल सा ग्राफ दिया हुआ है, तो आप साइड में अपना ग्राफ भी बना लेना। ठीक है बेटा, अब ग्राफ में बता दूंगा वैसे। अब यहाँ पर हिमांक में अगला डालोगे पॉइंट, हिमांक में अवनमन तथा विलेय के अणुभार में संबंध आप लोग हेडिंग डालोगे। ठीक है बेटा, अब समीकरण नंबर 1 ये दिखाई दे रहा है बेटा, और समीकरण नंबर 1 के स्थान पर अपन समीकरण नंबर ये वाली ले ले, के एफ वाली ले ले, के एफ वाली ले तो एम का मान आप लोग क्या रख सकते हो इसके अंदर आप लोग रख सकते हो एम बराबर, सबसे पहले एम बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार केजी में, या किलोग्राम में ना लो तो ग्राम में लो तो 1000 से आप लोग गुणा करोगे, पक्की बात। तो m बराबर अपन ये वैल्यू रखेंगे, आप लोगों का सूत्र होगा डेल्टा टी एफ बराबर के, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में m का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रखोगे, m का मान रखोगे, तो आप समीकरण देखो ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। इस समीकरण को अपने समीकरण 1 है तो मैं इसके नीचे इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इसको यहाँ से यहाँ उतारोगे, उतारने के बाद वहाँ में ये समीकरण आ गई आपके, तो ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 1, और इस समीकरण नंबर 1 में अपन मान रखेंगे वो वाला, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू है क्या आएगा, डब्लू बी इंटू 1000 बटा एम बी इंटू डब्लू। ठीक है बेटा, और अपना जो सूत्र आ जाएगा एम बी बराबर क्या आ जाएगा बेटा, के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ बराबर बेटा, ठीक है, बराबर इंटू और इंटू करने के बाद डब्लू बी इंटू 1000 और बटा बेटा आपका आ जाएगा डब्लू ए। ये संबंध हो गया विलेय का अणुभार और हिमांक में अवनमन स्थिरांक के मध्य ये संबंध, तो एम बी बराबर ये। ठीक है बेटा, अब इस समीकरण की बात करें तो ये मामला आप इस समीकरण में आप लोगों ने रख ही दिया। फिर उसके बाद हिमांक में अवनमन की अपन बात करेंगे आगे करके। हाँ बेटा, अगला जो है स्टार डाल के लिखोगे मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ, मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ तथा विलायक की गुप्त ऊष्मा में संबंध, जो गलन की गुप्त ऊष्मा है उसको बोलोगे गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा में संबंध, तो ये संबंध है बेटा के एफ बराबर एम ए आर टी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच गलन इंटू 1000। एम ए क्या चीज़ है यहाँ पे बेटा, एम ए बराबर विलायक का अणुभार डेल्टा आर क्या चीज़ है, आर बराबर है बेटा गैस नियतांक, ठीक है बेटा, और डेल्टा एच आपको गलन की ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा बोलोगे, गलन की गुप्त ऊष्मा, और टी ताप है, तो इस हिसाब से आप लोग डेल्टा टी एफ यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है बेटा, टी एफ 0 है ना, ये वाला टी एफ 0, और इस प्रकार से आप लोग टी एफ तो जानते ही हो और इसको बोलोगे हिमांक में अवनमन। तो बात ये समझ लो कि सॉरी विलायक का जो विलयन का है उसके लिए है ये,
हिमांक में अवनमन। तो कंडीशन ये ध्यान रख लेना कि ये है बेटा आप लोगों का जो टॉपिक था, और वो जो टॉपिक है इसको बोलोगे हिमांक में अवनमन। और हिमांक में अवनमन के लिए हिमांक में अवनमन और उसके अणुभार में संबंध करना, फिर उसके बाद गलन की गुप्त ऊष्मा और उसके मध्य संबंध करना। और आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर सवाल दिया हुआ है, उस सवाल को बेटा इसके नीचे और साथ में इसका साइड में ग्राफ अलॉट कर लेना, ठीक है बेटा। और वो होगा हिमांक में अवनमन के लिए ग्राफ। तो ये था बेटा आप लोगों का अणुसंख्यक गुणधर्म। कौन सा? ये अणुसंख्यक गुणधर्म है आप लोगों का तीसरा। और अगला अणुसंख्यक गुणधर्म अपन अगली क्लास में लेंगे, और वो होगा आप लोगों का बेटा परासरण दाब, ठीक है, या परासरण बोलेंगे। और परासरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं, इनके बारे में पहले अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद परासरण की परिभाषा लिखेंगे और परासरण कहते किसे उसके बारे में लिखना होगा, ठीक है बेटा। इस वीडियो में आपको ये हिमांक में अवनमन वाला सिस्टम है। अगले में अपन पढ़ेंगे बेटा परासरण और विसरण में अंतर, साथ में परासरण किसे कहते हैं, परासरण दाब किसे कहते हैं, व्युत्क्रम परासरण किसे कहते हैं, इन सब के बारे में इनका दैनिक जीवन में क्या घटनाएं होती हैं, क्या उपयोग है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और परासरण के आधार पर जो है विलयन कितने भागों में बांटा गया है, जिसको आप लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।